2009 में इंडिया और चाइना ने दोनों में पिज्जा में पार्टिसिपेट किया था ये देखने के लिए कि किसके स्टूडेंट्स ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। पूरे वर्ल्ड में चाइना की रैंकिंग आई फर्स्ट और इंडिया की 5th नहीं, 10th नहीं, 20th नहीं, सेकंड लास्ट। 74 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग सेकंड लास्ट आई थी। ये हुआ था 2009 में। आज 2026 में 17 साल गुजर चुके हैं। आज इंडिया की क्या हालत है? आज 15 साल का एक चाइना का बच्चा और 15 साल के एक इंडिया के बच्चे को अगर हम लोग ले तो वो क्या पढ़ते हैं, उनकी टेक्स्ट बुक में क्या डिफरेंसेस है। आज की इस वीडियो में इन सारी चीजों का हम लोग बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे ये जानने के लिए कि चाइना और इंडिया ये जो दोनों नेबरिंग कंट्री हैं, इन दोनों में 15 साल के बच्चे सेम एज पे क्या चीजें पढ़ रहे हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर समझेंगे कौन आगे है और कौन पीछे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 大家好，欢迎来到本期视频。这期视频的主人公是一位印度博主西提，他平时是一个正儿八经的科学内容创作者，讲物理、讲宇宙，什么电磁感应、量子力学、广义相对论都能给你科普一遍。可以说，他是印度人里比较自觉的在做国民科学启蒙的那一波人。但这期视频，他专门挑了一个特别容易引战的话题，把印度和中国15岁孩子的教科书摊开，主要是理科方向，生物、化学、物理。一门一门也对比，还顺便聊聊两国教育体系的差异。我觉得从一个印度人视角来看这些问题还挺有意思的。他不是典型的民族主义者，不是那种无脑的硬吹或者无脑黑中国的人，他看得出来中国教材的好。在印度当前民族主义情绪比较浓的环境下，一个印度博主能这样客观的拿中国教材当镜子，这需要很大的勇气。他不是靠抹黑中国来博眼球，也不是靠跪舔中国来出圈，他只是面对现实不回避问题。虽然我不完全同意他所有的观点但总体来看，我觉得他还算是比较理性客观的那一类。说句实话，看他一本正经的一条一条的批评印度教材和教育体系，确实有种恨铁不成钢的感觉，有种说不出的心酸。不过真的很好笑，抱歉，真的没忍住。好，话不多说，我们来看正片吧。दोस्तों, इस एनालिसिस को करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर दो स्टूडेंट्स को लेना पड़ेगा। इमेजिन करिए 15 साल की रिया जो कि दिल्ली में पढ़ती है, और इमेजिन करिए 15 साल का वे जो कि चाइना के शंघाई में पढ़ता है। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो दोनों 10th क्लास में पढ़ते हैं। हालांकि चाइना में 10th 9th ऐसे नहीं बोला जाता, उनके लिए जूनियर 1 जूनियर 2 सीनियर 1 सीनियर 2 ऐसा लेवल होता है। बट हमारे रेफरेंस के लिए अभी हम लोग इसे 10th क्लास इमेजिन कर लेते हैं। अब इस सेम एज पे दोनों क्या बुक पढ़ रहे हैं, इस चीज को समझने से पहले हमें इनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले समझ लेते हैं कि इंडिया का एजुकेशन कैसे काम करता है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है और पूरे इंडिया में वही सेम चीज पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर स्टेट्स के पास भी पावर होती है अपने हिसाब से करिकुलम रीडिजाइन करने के लिए, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड्स भी होते हैं और फिर स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड हो गए, यूपी बोर्ड हो गए, केरला के खुद के बोर्ड हो गए। तो यहाँ पर ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके पास थोड़ी पावर रहती है। अब ये डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। इसका नुकसान ये है कि कुछ चीजों में पूरी कंट्री एक तरीके से अलाइन नहीं रहेगी, लेकिन फायदा ये है कि इन केस अगर कोई चीज गलत इंट्रोड्यूस कर दी तो सारे स्टूडेंट्स अफेक्टेड नहीं रहेंगे, प्लस एक्सपेरिमेंटेशन करने का मौका मिलेगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट, लेट से केरला में कोई चीज अच्छी काम कर रही है तो फिर सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी उससे सीख सकता है कि हमें ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करनी है और ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम करेगा। अब चाइना पे आ जाते हैं। अनलाइक इंडिया, चाइना में सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन है। पीपल्स एजुकेशन प्रेस जो कि चाइना में काम करती है वो डिसाइड करती है कि वहां के स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे। हालांकि सिटी टू सिटी जो बुक्स रहती है वो थोड़ी बहुत वेरी कर जाती हैं, बट ओवरऑल उनके पीछे की आइडियोलॉजी क्या रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या चीजें वो चाहते स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़े, क्या वो चाहते अच्छे से ना पढ़े, ये सारी चीजें चाइना के सेंट्रल सिस्टम में कंट्रोल्ड होंगी। तो भले ही बुक अलग हो, लेकिन ओवरऑल एक ही गवर्नमेंट, एक ही एंटिटी डिसाइड कर रही है कि सारे स्टूडेंट्स क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसका फायदा यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अलाइंड रहेंगे, लेकिन अगर चाइनीज करिकुलम में कोई चीज खराब आ गई तो इसका इंपैक्ट सारे स्टूडेंट्स पर पड़ेगा और सारे स्टूडेंट्स वही पढ़ेंगे जो वहां की गवर्नमेंट चाहती है। अब दोस्तों, ये तो बात रह गई कि दोनों कंट्रीज के एजुकेशन की गवर्नेंस कैसे होती है, लेकिन इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कुछ साल पहले इंडिया के सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए थे और वो चेंजेस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, मतलब बहुत कंसर्निंग है। सबसे पहले तो एवोल्यूशन को हटा दिया गया था। पहले ये क्यों हुआ था ये समझते हैं। हम सबको पता है कि कोविड की वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर काफी प्रेशर आ गया था, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा था। तो उस चीज के लिए, उनके ऊपर बर्डन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कुछ चीजें जो है वो हटा देंगे सिलेबस से। सोचने में अच्छी चीज लग रही है, तो उन्होंने क्या हटाया? बायोलॉजी से उन लोगों ने एवोल्यूशन हटा दिया, केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल हटा दिया। अब एवोल्यूशन क्यों हटाया गया? I mean, बहुत सारी चीजें थी हेरिडिटी और एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन पर्टिकुलर क्यों हटा दिया गया? अब इसके बहुत सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, रिलीजियस एस्पेक्ट है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। एवोल्यूशन को हटा देना हमारे सिलेबस से
ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि इवोल्यूशन ही हमें वो फ्रेमवर्क देता है जिसकी मदद से हम लोग समझ पाते हैं कि चीज़ें कैसे इवॉल्व हो रही हैं, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म में आ रहे हैं, लाइफ कैसे काम कर रही है। चाहे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में काम करना हो या कोविड-19 की वैक्सीन बनाना हो, एवोल्यूशन की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बुक से हटा दिया गया है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है और वो बायोलॉजी लेता है तो फिर 12th में वो पढ़ सकता है, 11th-12th में उसके पास पूरा मौका है। बट द थिंग इज कि इंडिया में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस या फिर बायोलॉजी नहीं लेते पर्टिकुलरली, यानी कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी एवोल्यूशन पढ़ नहीं पाएंगे। एंड इट्स एन डायरेक्ट आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि अब वो लोग एवोल्यूशन से कभी फेमिलियर नहीं रहेंगे। तो कोई भी चीज़ जो कि मेडिसिन के फेवर में बात होगी, जो कि साइंस के फेवर में बात होगी, जो कि हेल्थ केयर के बारे में बात होगी, वो लोग उस चीज़ को इतना डीपली समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने एवोल्यूशन ही नहीं पढ़ा। इसके अलावा केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल हटा दी गई ये बोल के कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। अब दोस्तों ये बात याद रखने की जरूरत है, ये सारे चेंजेस इसलिए किए गए थे क्योंकि कोविड का टाइम आ गया था और स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। लेकिन रैशनलाइजेशन के नाम पर ये सारे चेंजेस अभी भी रखे गए। आज 2026 में भी स्टूडेंट यही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। एक और बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है, एनवायरनमेंट के ऊपर जो चैप्टर्स है उनको भी इंपैक्ट किया गया है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एयर और वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी चैप्टर से हटा दी गई हैं। आई मीन इसका क्या मतलब है? एक ऐसी कंट्री जो कि अपने AQI की वजह से बदनाम हो रखी है, एक ऐसी कंट्री जहां पर ऑलरेडी क्लाइमेट के बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, एक ऐसी कंट्री जहां पर ओवर माइनिंग हो रही है, एनवायरनमेंट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी वांट। हमारे स्टूडेंट्स अगर पॉल्यूशन के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं समझेंगे तो आगे जाके ऐसे डिसीजंस क्यों लेंगे जो हमारे कंट्री के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा? आई मीन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इंडिया में ये सारी चीजें तो बिल्कुल नहीं हटाई जानी चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग को काफी कंसर्न भी रहना चाहिए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो इंडिया का तुमको समझ में आ गया कंसर्निंग चीज है, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है? केमिस्ट्री के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। केमिस्ट्री में जहां हमारे यहाँ से पीरियोडिक टेबल हटा दी गई, चाइना में 15 साल का वे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को बहुत डिटेल में समझता है। वो ये देखता है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है कौन से एंगल्स में है। इनके टोटल 155 स्ट्रक्चर्स को बहुत ही डिटेल में विजुअलाइज करवाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को इंट्यूटिवली समझ में आ जाए कि ये सारे स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, ये जो केमिस्ट्री है, ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये इंट्यूटिवली कैसे काम करता है। इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। अब ये सोचिए कि पीरियोडिक टेबल हटाने से पहले भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कौन से एंगल पे बॉन्ड बन रहे हैं, ये हम लोग 10th पे तो नहीं पढ़ते हैं। यानी कि ना सिर्फ हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल हटाया बल्कि चाइना जो ऑलरेडी आगे पढ़ रहा था उनसे हम लोग और पीछे हो गए इस मामले में। अब चाइना में केमिस्ट्री का जो करिकुलम है वो फंडामेंटली 3 फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल केमिस्ट्री, नॉलेज डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री और केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी, जिसको CTS बोला जाता है। बेसिकली आइडिया ये है कि स्टूडेंट जब केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसको फंडामेंटली पढ़े नहीं बल्कि ये भी देखे कि उनका अप्रोच क्या है, क्यों ये पढ़ा जा रहा है, इंडस्ट्री में इसके क्या इंप्लीकेशन है, फैक्ट्रीज में ये कैसे यूज हो सकता है, एनवायरमेंट के लिए कैसे यूज हो सकता है, यानी कि उस चीज को रियल लाइफ से कनेक्ट करना। ये 3 फ्रेमवर्क के ऊपर चाइनीज का केमिस्ट्री करिकुलम डिपेंड करता है। अब बायोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, जहां 10th क्लास की प्रिया अब एवोल्यूशन नहीं पढ़ेगी, सिर्फ हेरिडिटी पढ़ेगी। वहीं पर वे मॉलिक्यूलर सेल स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में समझता है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिकल कंपोजिशन कैसे होती है, इनके स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, ये सब ज्यादा साइंटिफिकली डिटेल में पढ़ रहा है वो। चाइना में एक AAA स्टैंडर्ड काम करता है बायोलॉजी के लिए। इसमें वो लोग क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इनको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड टेबुलर वे में समझाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को और इंट्यूटिवली ये सारे आइडियाज के बारे में पता चल सके। अब फिजिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। फिजिक्स में 10th क्लास का स्टूडेंट जो चीजें पढ़ता है वो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन चाइना जो पढ़ रहा है वो थोड़ा ज्यादा डीपर लेवल पर पढ़ रहा है। 15 साल का वे अपने क्लास में वेक्टर डिकम्पोजिशन सॉल्व कर लेता है। वेक्टर डिकम्पोजिशन बेसिकली ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो हम लोग वेक्टर्स की मदद से कैसे उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इंडिया के 10th के करिकुलम में स्केलर चीजें पढ़ा दी जाती है, वेक्टर इतना डीपली इंट्रोड्यूस नहीं होता है। वेक्टर डिकम्पोजिशन, उसका एनालिसिस कैसे करना है, ये हम लोग 11th में जाके सीखते हैं, लेकिन चाइना में ये सारी चीजें 10th पे सिखा दी गई हैं। अब ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। देखिए, वेक्टर डिकम्पोजिशन जैसी चीजें सीखने के लिए स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री आनी भी बहुत जरूरी है। इंडिया में 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी जाती है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री इतनी डिटेल की भी नहीं होती है कि वेक्टर डिकम्पोजिशन में बहुत अच्छे से यूज आ जाए। वहीं पर चाइना में अगर 10th में स्टूडेंट ये कर रहा है तो यानी कि उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी स्ट्रांग होगा। यानी कि पूरा का पूरा चाइनीज करिकुलम इसी हिसाब से डिजाइंड है कि स्टूडेंट ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज अर्ली एज में कर सके। अब दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर चाइनीज एजुकेशन की बहुत तारीफ कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वीकनेस नहीं है, उसकी वीकनेस भी है। और ये जो वीकनेस में लेकर आ रहा हूँ ये वहीं के चाइनीज ऑथर ने अपने पेपर में पब्लिश किया हुआ है। तो मतलब चाइनीज जर्नल में पब्लिश पेपर्स है, बहुत ऑथेंटिक है, कोई वेस्टर्न या इंडियन आइडिया नहीं जो किसी बायस के साथ आ सके। अब चाइनीज ऑथर का क्या कहना है वहां के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्या वीकनेस है ये समझते हैं। दोस्तों चाइना में एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब चलता है, whoever has a good command of math and science will be free from worries। अब सुनने में बड़ी अच्छी सी चीज लग रही जो कि है भी, लेकिन
इससे ये भी पता चल रहा है कि चाइना का जो पूरा का पूरा करिकुलम है वो बहुत ही ज्यादा अप्लाइड सेंट्रिक है, किसका रियल वर्ल्ड में यूज करो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि साइंस हम लोग इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि रियल वर्ल्ड में यूज कर सके। देखिए दोस्तों, साइंस के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक ऐसा पर्सन जो साइंस से डीपली इन्वॉल्व है और जो फंडामेंटल फिजिक्स प्रैक्टिस करता है। मैं ये चीज आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि साइंस के जो दो एस्पेक्ट है, एक अप्लाइड वर्जन जो हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं और दूसरा फंडामेंटल वर्जन जिसका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं है लेकिन हम लोग यूनिवर्स को समझने के लिए यूज कर रहे हैं, ये दोनों की दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग 2025 के इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज के बारे में बोले तो वो इन अ वे इसी के बारे में बात कर रहा है कि एक होती है प्रपोजिशनल नॉलेज, एक होती है पर्सपेक्टिव नॉलेज। सिंपल वर्ड में फंडामेंटल साइंस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को उजागर करता है, वो पैराडाइम शिफ्ट लाता है और उसी नॉलेज के बेसिस में हम लोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अच्छा बनाते हैं, जिसकी वजह से अप्लाइड साइंस वर्क करती है। चाइना के रिसर्चर्स का यह मानना है कि चाइना का करिकुलम अप्लाइड साइड में बहुत जाता है, फंडामेंटल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। अब ऐसा नहीं कि चाइनीज गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहती, वो करना चाहती है, लेकिन इसके बीच में आ जाता है वहां का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाओकाओ। जैसे इंडिया में IIT JEE बहुत ही फेमस है, वैसे चाइना में गाओकाओ बहुत फेमस है। बस अंतर इतना है कि गाओकाओ वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। दोस्तों, चाइना के एजुकेशन मिनिस्टर ने 2022 में ऐसे रिफॉर्म लाने की ट्राई किए थे जिसकी वजह से उनके यहाँ ज्यादा क्रिएटिविटी कर पाए, लेकिन विद 2023 में चाइनीज ऑथर ने अपने रिसर्च में ये पाया कि इसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है गाओकाओ एग्जाम की वजह से। अब होता है कि गाओकाओ एग्जाम एक स्टूडेंट की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसकी मदद से तुम्हारा पूरी लाइफ डिसाइड हो जाएगी, तुम कौन से कॉलेज में जाओगे, किस लेवल की जॉब करोगे। आपको आइडिया लग गया होगा जैसे IIT का और नीट का जिस हिसाब से एंगल होता है, सेम गाओकाओ का वहां पर ऐसा ही एंगल है। तब होता यह है कि स्टूडेंट्स पहले से ही उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं और जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके पास क्रिएटिविटी के लिए, दूसरी चीजें एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं रहता है। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि अगर टीचर ट्राई भी करते हैं कि हाँ चलो थोड़ी क्रिएटिव रोबोटिक्स की लैब ले लेते हैं या कुछ और पढ़ाते हैं, पेरेंट्स कंप्लेन करने लगते हैं कि आप ये सारी चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, इनको गाओकाओ की तैयारी करने दो। यानी कि वहां पर पेरेंट्स, स्टूडेंट, हर कोई चाहता है कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे। और ये इस रिसर्च से भी पता चल जाता है कि ऐसा देखा गया कि चाइनीज स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी और लर्निंग है वो 8th क्लास तक काफी तेजी से बढ़ती है, लेकिन उसके बाद इसमें ड्रॉप आ जाता है। फिर उनकी जो रॉट लर्निंग है उसके ऊपर फोकस ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों, चाइना में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में वहां पर क्रिएटिविटी और करिकुलम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये सेम प्रॉब्लम हम भी फेस करते हैं। जेई का जो करिकुलम है बहुत ही टफ है, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो इधर उधर ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो दोनों कंट्री सेम फेस कर रही है। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम जो चाइना में है कि मैंने अभी आपको ये बताया कि पिज्जा में उनकी फर्स्ट रैंक आई थी, लेकिन चाइना इसमें एक चीज करता है, चाइना अपने बेस्ट स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करने लगता है। चाइना के शंघाई में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा लेवल पर एडवांस होगा कंपेयर टू चाइना का वो स्टूडेंट जो किसी छोटे शहर या गांव में पढ़ रहा होगा, जो कि इंडिया के केस में भी ट्रू होता है। अब होता है कि जो भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो बड़े शहर में चले जाते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसकी वजह से छोटे शहर, छोटे गांव में ज्यादा अच्छे टीचर्स नहीं रहते। और ये बात तो सबको पता है कि अच्छे टीचर्स का एजुकेशन की क्वालिटी के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है। इंडिया में भी हम लोगों ने ये डिफरेंस देखा हुआ है। कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल है जहां पर IIT ग्रेजुएट्स पढ़ाते हैं, काफी पैशन के साथ पढ़ाते हैं। ऑब्वियस सी बात है वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी होनी है, लेकिन वहीं पर हम लोग कई ऐसे गांव में भी जा सकते हैं जहाँ पर टीचर्स ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो उनको खुद को नहीं पता है, उनके पास बेसिक करिकुलम है और उसको भी समझने की क्वालिटी नहीं है उनके पास। ये भी ग्राउंड रियलिटी इंडिया की है। तो ये सेम चीज़ है जो इंडिया और चाइना दोनों फेस कर रहे हैं। अब दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम लोगों को बात करनी पड़ेगी वो है टेक्स्ट बुक लैंग्वेजेस। अगर हम लोग चाइना के टेक्स्ट बुक लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो वो बहुत मैनुअल की तरह लगती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। लेकिन इंडियन टेक्स्ट बुक वो थोड़ी कन्वर्सेशनल होती है, वो स्टूडेंट के साथ इंगेज करती है, वो इस तरीके से लिखी गई है कि स्टूडेंट के साथ बात करते हुए उसे इजी वे में समझाया जाए। तो अगर टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया चाइना से बेटर है उस मामले में। चाइना में एज इफ तुम्हारे पास ये मैनुअल है, इसे तुम्हें फॉलो करना और एग्जाम में तुम्हें अच्छे नंबर लाने, इस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है। अब दोस्तों चलिए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और हर एक चीज में डायरेक्ट विनर देखते कौन है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में ऑब्वियसली चाइना इज द विनर, क्योंकि हमारे यहाँ से एवोल्यूशन हटा दिया जा रहा है, तो फिर क्या ही बोला जा सकता है। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में अगेन चाइना इज द विनर, वहाँ पर 155 स्ट्रक्चर्स के एंगल्स और इतनी डिटेल में चीज़ें समझाई जा रही हैं, और हमारे यहाँ से पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया है। फिजिक्स की बात करें तो अगेन चाइना इज द विनर, जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर वो लोग वेक्टर डिकम्पोजिशन करने लगते हैं 10th क्लास में। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि चलो 2009 के कंपैरिजन के बारे में तो मैंने बताया कि इंडिया सेकंड लास्ट आया था, लेकिन व्हाट अबाउट नाउ? उसके बाद भी तो ये असेसमेंट हुए होंगे, तब इंडिया की क्या रैंकिंग है? एंड द थिंग इज वी डोंट नो अबाउट इट, बिकॉज
2009 में इंडिया की इतनी बेइज्जती हुई थी, उसके बाद से हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमारा ये आर्गुमेंट था कि वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे जो हमारे स्टूडेंट्स को, जिनका कंटेक्स्ट नहीं पता था, जैसे एवोकाडो क्या होता है, हमारे यहाँ के रीजन के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता ये क्या होता है। लेकिन चाइना के रीजन के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है, वो लोग तो फर्स्ट आए उसमें। प्लस ये छोटे छोटे एग्जाम्पल सेकंड लास्ट आने का जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हो ये रहा है कि इंडिया की रैंकिंग इतनी खराब आई, हमने अपनी इमेज कवर करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन डेटा को छुपा देना प्रोग्रेस की निशानी नहीं होती है। अगर हम लोग को इंप्रूव करना है तो हम लोग को कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा कि हर बार हमारी क्या रैंकिंग आ रही है। हो सकता है हमारी रैंकिंग खराब आ रही हो, बट एटलीस्ट हम लोग को रियलिटी चेक तो मिलेगा। हमको ये तो पता चलेगा कि हम लोग पीछे लैग कर रहे हैं, हम लोग को चीज़ों को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जब तक पिज़्ज़ा में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ये रियलिटी चेक नहीं मिलने वाला है। अब चाइना के बारे में ये बोला जाता है कि चाइना बहुत ही सिलेक्टिवली अपने उन स्टूडेंट्स को भेजता है ताकि वो पिज़्ज़ा में अच्छा परफॉर्म कर सके, और चाइना के पास ज़्यादा रिसोर्सेस है। चाइना जितना पैसा इन्वेस्ट करता है पर स्टूडेंट, हम लोग उसका आधा भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चाइना के पास ये एडवांटेज है। हालांकि वियतनाम का एग्जाम्पल देखें तो वियतनाम अपने पर स्टूडेंट पे उतना ही इन्वेस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट जितना हम लोग करते हैं, बल्कि उससे थोड़ा कम ही कर रहा है। लेकिन वियतनाम की परफॉर्मेंस पिज़्ज़ा में बहुत ही अच्छी होती है, इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो वियतनाम ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं? तो सबसे पहला, हमको पिज़्ज़ा असेसमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हमको रियलिटी चेक देखना पड़ेगा। दूसरा, ये जो इतना रैशनलाइजेशन के नाम पे इस तरीके के चेंजेस किए जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट हम लोग को बात करनी पड़ेगी। तीसरा, एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में साइंस और एजुकेशन को उस लेवल पे प्रायोरिटी नहीं दी जाती है जिस लेवल पे चाइना में दी जाती है। चाइना का अगर आप लोग जीडीपी कट देखेंगे एजुकेशन के लिए तो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा है। नॉट दैट उनकी जीडीपी ऑलरेडी हम लोगों से ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज जो उनको मिलता है वो भी इंडिया से ज़्यादा है। तो हम लोग परसेंटेज वाइज भी एजुकेशन में उतना नहीं दे रहे जितना चाइना दे रहा है, जो कि चेंज करना होगा। अब ये ना होने का एक सिंपल सा रीज़न है कि इंडिया में पॉलिटिक्स जो है वो एजुकेशन के नाम पर नहीं चलती है। अगर कोई गवर्नमेंट बोलेगी कि हम एजुकेशन के ऊपर वर्क करेंगे तो मोस्ट लाइकली उनको उसकी वजह से वोट नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से ये होता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं होता है कि एजुकेशन के ऊपर एक बहुत ही लार्ज सेक्टर ऑफ अमाउंट दे। हालांकि मेरा बोलना ये गलत होगा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं चाह रही है एजुकेशन के लिए। इनफैक्ट मेरी भी कुछ मीटिंग्स हुई थी और मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, गवर्नमेंट स्पेस के करिकुलम को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है एनसीईआरटी में। वो चाह रहे हैं कि क्रिएटिव लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ये जो अटल लैब्स बन रखी है उनको और बेटर बनाया जाए, स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी है वो और अच्छी हो सके, इंटरैक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव, गवर्नमेंट उसको बेटर बनाना चाह रही है। लेकिन कुछ चीजें हम लोगों को भी एज ए सिटीजन देखनी पड़ेगी कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हम लोग बात कर करके ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हमको ये बताना पड़ेगा कि अगर एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है सो द गवर्नमेंट एंड द पीपल आर अकाउंटेबल फॉर इट, और उसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। जब हमारे यहाँ से एवोल्यूशन को, पीरियोडिक टेबल को हटाया गया था तो इंडियन साइंटिस्ट चुप नहीं बैठे थे, उनका एक बहुत ही खराब रिएक्शन था। काफी साइंटिस्ट ने मिलकर लेटर साइन किया कि ये सारे चेंजेस नहीं होने चाहिए। इन एक्टिव साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की वजह से मुझे भी होप मिलती है कि हम लोग अभी भी अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया में क्रिएटिविटी है, इंडिया में हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन करने का स्कोप है जो चाइना के पास नहीं है। इंडिया में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एडवांटेज है जो चाइना के पास नहीं है, हमको उसका फायदा उठाना है ताकि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर सके। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है चाइना के ऊपर। चाइना में इंग्लिश वहाँ के स्टूडेंट्स इतना अच्छे से नहीं जानते जितना इंडियन स्टूडेंट जानते हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। इसका हमको फायदा ये मिल जाता है कि हम लोग अब इंटरनेशनल जर्नल्स को, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सपोजर ले सकते हैं। ये एडवांटेज हमारे पास है। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एआई के टाइम पे ऑटो ट्रांसलेशन जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वाइडली यूज हो रही है, अब लैंग्वेज की रिलेवेंसी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें सामने वाला समझ ही जाएगा। लेकिन फिर भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास ये एडवांटेज है।好，视频看完了，我们来聊点有意思的。说实话，我也是看了他的视频才知道，印度竟然还有这种删掉进化论和元素周期表的骚操作。你要说这是某个非洲小国干的也就算了，但这可是印度啊，是宇宙最强的巴拉特啊，一个14亿人口，雄心勃勃想成为世界一级的南亚大国啊，在21世纪的今天，竟然自己把科学的基石从教材里砍掉了，真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。说回这个博主啊，我不能完全赞同他所有的观点，但在印度人里，我觉得他已经算是相当难得的了，有理有据，不煽情，一条一条摆数据列对比，而且你看他的火力分配，大部分其实都在批评印度，偶尔提到中国的不好，也说的是引用中国学者自己的话。这个分寸感在印度那个舆论环境里已经算很客气很克制的了，面对这么离谱的事情，他竟然没有飙脏话。他不是不知道印度的教育烂在哪里，他很明白，他知道自己国家的教育正在被一群其实根本不在乎孩子教育，而是为了自己的政治利益的人操控着。他愤怒吗？我想他应该是愤怒的，但他选择克制，
把中印两国的教材摊在桌上，让所有人自己看。其实我觉得他们删掉的不只是一个理论或者几个章节，他们删掉的是整个社会面对真相的能力。说到印度教育还有个更魔幻的后续。就在前不久的2026年2月，印度国家教育研究与培训委员会，后面简称印教委，新出的8年级社会科学教科书里，由于专门讨论印度司法部门的腐败问题，而且还引用了一组真实的数据。最高法院积压了大约 8.1万件未审理案件，高等法院约624万件，下级法院约4700万件，还提到了法官短缺、审理效率低下等问题。精彩的来了，印度首席大法官苏利亚康德得知后极为不满，在法庭上措辞严厉。他的原话是：有人开了枪，印度司法系统在流血，并把这些描述定性为蓄意谋划的污蔑，是有预谋的定向攻击。在听证会上，辩护律师当场指出，这章内容是有选择性的攻击，他只提供了司法系统的问题，却没有提政界、行政系统、调查机构里的腐败问题。也就是说，批评的矛头极其单一，对同样严重的问题做了选择性展示。结果是什么呢？印度最高法院亲自下令全国禁用这本8年级教科书。而且莫迪总理在听说这件事后非常愤怒，在内阁会议上拍桌子。他的原话是：我们到底在教孩子什么？是谁在把关？需要有人站出来为此负责。然后呢，这本教材被全面禁止，2名参与编写的学者被列入黑名单。为此，印教委不得不公开发表道歉，是不是特别魔幻？可想而知，印度内部的腐败问题到了什么样离谱的程度。与其面对现实，不如掩盖真相，这样腐败问题就不存在了。这才是印度真正的病根。最后我想说，不管你对印度这个国家是什么看法，这个博主确实值得尊重。他不是总理，不是教育部长，他只是一个做视频的人。他能做的就是把对比摆在桌上，让那些本应该知道但没人敢说的事实被看见、被讨论。他这种人在印度比那些只会吹印度的人可贵多了。好了，这期视频就到这里了，欢迎大家在评论区理性交流和补充。本视频仅代表个人观点。另外，制作视频不易，如果您觉得做得不错，感谢您动手指，一键3连。如果您有更多的想法或建议，也可以在评论区告诉我，我都会看见。我们下期见。